फरमान से कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी तुम्हें कब छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ये हुए मैंने फरमान से कहा, मेरी रेगिस्तान से जिंदगी में तुम बाहर बनकर आए हो। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी तुम्हें कब छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल कर कहीं दूर ले जाऊं। फरमान ने तुझे से मेरे मन की बात ही छीननी थी। ले चलो मुझे फरमान, ले चलो इस दुनिया से दूर। अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ तुम, मैं और बस प्यार ही प्यार होगा। अब मैं इस नरक में और नहीं रहना चाहती। अगर कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा ना तो शायद मैं मर ही जाऊंगी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। आज ऐसी बात कह दी, फिर अभी ऐसी बात मत करना। तुम तो मेरी जिंदगी हो। अपनी जिंदगी के लिए मौत का नाम भी मुझे पसंद नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे जो फरमान के सीने से लगते ही टप टप बहने लगे। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, लेकिन तुम्हारे मामू जान, वो कभी हमारे निकाह के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरा निकाह हो गया तो ना उनके पेट की आग बुझेगी ना जिस्म की। मामू जान, उनको कौन बताने वाला है कि मैं तुमसे निकाह करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारे खानदान में पता चलेगा तो बात तुम्हारे मामू जान तक तो पहुंचेगी ही ना। कौन सा खानदान? मैंने हैरानी से फरमान के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें उभरने लगी। अब्बू का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया। अम्मी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सबने उनसे दोबारा निकाह करने के लिए बहुत कहा, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि वह केवल मेरे अब्बू से प्यार करती थी। वो अपनी जिंदगी में अब्बू की जगह किसी को देना नहीं चाहती थी। उनके माँ बाप माने मेरे नाना नानी की बहुत बड़ी जमीन जायदाद थी। उन्होंने बहुत कहा कि अम्मी उनके पास आकर रहे, लेकिन अम्मी के अपने उसूल थे। वो मामू मामी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अब्बू के छोटे से घर में ही रहना पसंद किया। लेकिन नाना जी अपनी बेवा बेटी के लिए बहुत परेशान हुआ करते थे। अब अम्मी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। तब उन्होंने अपनी जायदाद का 50% हिस्सा अम्मी के नाम कर दिया। इस पर मामू जान बहुत नाराज भी हुए, लेकिन नाना जी अपनी वसीयत लिख चुके थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इसी बात के कारण मामू जान कुछ दिन अम्मी के साथ खफा भी रहे। उन्हें लगता था शायद नानू जान को अम्मी ने ही अपने नाम वसीयत करने के लिए भड़काया। जब उन्होंने इस परिस्थिति में पैसा उड़ाना शुरू कर दिया तो नानी ने अम्मी से दबाव डाला कि वह अपना हिस्सा ले ले, नहीं तो यह सब कुछ उड़ा देगा। अपने लिए ना सही, मेरे नाती के लिए ही सही। नानी की बात सुनकर अम्मी इस घर चली आई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मामू जान अम्मी से खफा थे। अम्मी ने उनको मनाने की कोशिश की। वो मान तो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी उनका धंधा मंदा है, सो 50% जायदाद अभी तो मैं तुम्हारे नाम नहीं सौंप सकता। थोड़ा काम धंधा चलने दे, उसके बाद मैं सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। अम्मी मामू जान पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब फरमान बड़ा हो जाएगा तो अपने साथ उसे भी व्यापार सिखा देना। मामू जान ने इस पर अपनी हामी भर दी, लेकिन उनके दिल में खोट भरा था। जब फरमान बड़ा हो जाएगा, काम में मेरा हाथ बटाने लगेगा, तो मैं मुनाफे और असल दोनों में तुम्हें 50% भी दे दूंगा, कहकर उन्होंने हम माँ बेटे को घर से विदा किया। उसके बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नानी के इंतकाल के बाद अम्मी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो कोई काम नहीं कर पाती थी। हमारी माली हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अम्मी दिन ब दिन ज्यादा बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लंग्स का ट्यूमर है, जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी था। उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में मुझे नाना की वो वसीयत की याद आई। मैंने मामू जान से फरियाद करी, लेकिन मामू जान ने मुझे पैसे देने के लिए साफ इनकार कर दिया। बोला, अभी धंधा मंदा चल रहा है, हमारे ही नाम का पैसा वो हमें ही देने के लिए हिचकिचा रहे थे। मैं बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, रोया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। बस अपनी मंदी का रोना रोते रहे। बोले, जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से दे दूं? मैं हताश होकर घर लौट गया। मामू ने मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। मेरे मन में इतना गुस्सा था कि मैं तो पुलिस कंप्लेंट करने वाला था, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया। उन्हें अपने भाई पर पूरा विश्वास था। बोली, अगर उसके पास पैसा होता तो जरूर दे देता।
पुलिस को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? इन नाजुक रिश्तों को कोर्ट कचहरी में खींचकर मत तोड़ो। अपने तो अपने ही होते हैं। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने मामू जान के पास चले जाना। ऐसा क्यों कहती है आप अम्मी जान? आखिर क्यों होगा आपको कुछ? आप बिल्कुल सेहतमंद रहेगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ भी कहो, मैं नहीं जाने वाला मामू जान के पास। वो कहाँ हमारे अपने हैं। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। इससे पहले कि अम्मी मुझे कुछ कहती, मैं फिर से बोल पड़ा। अम्मी, आप ही तो उम्र भर सिखाती रही ना कि बुरे समय में जो काम आते हैं वो अपने होते हैं, लेकिन जो बुरे समय में आंखें फेले उन्हें आप क्या कहेंगे? अपने तो हरगिज नहीं, है ना? आपकी ही दी हुई नसीहत है। मैंने उस दिन बहुत गुस्से में अम्मी से बात की, जिसका आज भी मुझे पछतावा होता है। उस रात मैं अपनी अम्मी से गुस्सा करके बाहर चला गया। जब वापस आया तो अम्मी जमीन पर पड़ी थी। वही हुआ जिसका डर था। अम्मी मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। कितना पुकारा होगा उसने उस वक्त दर्द में तड़पते हुए मुझे, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। फरमान की आंखों में उस दिन पहली बार मैंने नमी देखी थी। कितना दर्द छुपा था उसकी आंखों में। उसके हंसते चेहरे के पीछे इतनी उदासी थी, ये मैं नहीं जानती थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और फिर से बोला। उसके बाद एक दिन खबर आई कि मामी जान का इंतकाल हो गया है। सच कहूं तो उस दिन मुझे इस बात को सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। मुझे लगा मामू जान को खुदा ने उनके गुनाह की सजा दी है। शायद उन्हें मेरी ही बद्दुआ लगी होगी, जो उनकी बेगम का इतनी छोटी सी उम्र में ही इंतकाल हो गया। फिर एक दिन खबर मिली कि उनका बड़ा बेटा घर छोड़कर भाग गया। किसी गलत चक्कर में फंस गया था वह। सारी खुशियां तो छीन ली खुदा ने। उन्हें उनकी करनी का फल मिल गया था। ऐसा सोचकर मन संतुष्ट तो था, लेकिन अब मन उनके लिए दुखी भी होने लगा। लेकिन उस आदमी पर इस चीज का कोई फर्क नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने से मतलब था। उन्होंने तो मामी जान की कब्र की मिट्टी भी सूखने नहीं दी। फिर एक और खबर मिली कि उन्होंने अपना दूसरा निकाह कर लिया। अय्याशियां करने के लिए उनके पास पैसे थे, लेकिन मेरी माँ के इलाज के लिए देने के लिए नहीं। यह सोचकर फिर से मेरे तन मन में आग लग गई। फिर इस जलील आदमी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन खुदा को यह भी मंजूर नहीं था। और उनका, मेरा मतलब कि तुम्हारी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। शायद इसी घिनौने आदमी के पापों की सजा उनको भुगतनी पड़ी होगी। अम्मी जाते जाते मुझे कह गई थी कि अपने मामू जान के पास चले जाना। मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन अगर अम्मी का आखिरी वचन ना होता तो मैं कभी इस घर में वापस ना आता। मैंने जब यहाँ आकर अपने हिस्से की बात की तो मामू जान साफ पुकर गए। बोले, हिस्सा तो तुम्हारी अम्मी का था, अब वह नहीं रही। अब किस बात का हिस्सा? हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ मुनीम का काम कर सकते हो, उसका अच्छा दाम दूंगा तुम्हें। इतना बड़ा धोखा दिया इस आदमी ने तुम्हें। फरमान की बातें सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। तुम ठीक कहते हो फरमान, मेरी अम्मी को भी इसी जलील आदमी के पापों की सजा मिली है, और शायद मुझे भी। अगर अम्मी इससे रिश्ता ही ना छोड़ती तो आज शायद मैं और अम्मी खुशी खुशी अपने ही घर में रह रही होते। मैं छत पर देखती हुई सोचने लगी। अब ज्यादा मत सोचो, तुम्हें कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अब जो करूंगा मैं करूंगा। समझो, हमारी जिंदगी में से गमों की काली रात खत्म होने वाली है। तुम अपना सामान बांध लो, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। वह उठकर बैठ गया। आज रात? मैंने भी चादर लपेटते हुए उठने की कोशिश की। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। तुम फिक्र मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। उसने मेरे गालों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। बस जाने से पहले कुछ हिसाब चुकता करना है। जाने से पहले मैं अपनी माँ का हक, अपना हक यहाँ से लेकर जाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो आसिफा, तुम बहुत बोली हो। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पैसा और भी बहुत कुछ होना जरूरी है। ये जमीन, ये जायदाद, इस पर आधा मालिकाना हक मेरा है। इसको बिना लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस मुझे वो कागजात ढूंढने हैं। मामू जान ने जाने कहाँ छुपा कर रखे होंगे। क्या तुम वसीयत के ऐसे कागजात के बारे में कुछ जानती हो? उसने मुझसे पूछा। ना, नहीं, मुझे तो किसी भी कागजात के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, वह आदमी अपना सारा जरूरी सामान अपने कमरे में ही रखता है, इतना मुझे मालूम है। उसके कमरे में लकड़ी की एक अलमारी है, जिसके अंदर छोटी सी तिजोरी है। जिस दिन अम्मी और उसका निकाह हुआ था, उस दिन ही देखी थी मैंने वो। अम्मी को उसी तिजोरी में से एक हार निकाल कर पहनाया था उस आदमी ने। उस दिन, हाँ, बराबर याद है मुझे। और उस तिजोरी की चाबी? फरमान ने पूछा। वो तो हमेशा अब्बू के पास ही रहती है, उनके बैग में। मेरे बताते ही फरमान ने गहरी सांस ली और फिर तेजी से अपने कपड़े पहनने लगा। क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैंने उससे पूछा। आसिफा, अभी मैं मामू जान के पास जा रहा हूँ, नहीं तो उनको कुछ शक हो जाएगा। वो कपड़े पहनते हुए बोला। तुम अपना सामान बांध कर रखना, आज रात की तैयारी है अपनी। खुदा ने चाहा तो आज रात हम निकल जाएंगे। कहकर उसने मेरे होठों को चूमा और फिर वो तेजी से बाहर निकल गया। मेरे चेहरे पर हया की मुस्कुराहट थी। मैंने भी अपने कपड़े पहने और अपने कमरे में आकर सामान बांधने लगी। फरमान के जिस्म की खुशबू अभी तक मेरी सांसों में घुली हुई थी। मन नई जिंदगी के ख्वाब बुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरा ख्वाब सच हो रहा है। किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगे थे। हर और फिजाओं में प्यार सा घुला हुआ नजर आ रहा था। कलंक एपिसोड 21, प्यार या धोखा। मैं घंटों बैठकर फरमान के बारे में सोचती रही। फरमान के सिवा कुछ भी सहन में नहीं आ रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या इसी का नाम प्यार है? हाँ, यही तो प्यार है। कितना खूबसूरत एहसास था वो। मन में प्यार की तितलियां मचल रही थी। मेरे दिलो दिमाग पर बस फरमान ही छाया हुआ था। मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी की कल्पनाओं में डूबी हुई थी। एक प्यार की आहट ने मेरी जिंदगी को बदल ही दिया था। मैं अपने सारे गम, सारे दर्द
भूल गई थी। अगर सिर्फ प्यार की दस्तक ही जिंदगी को इतनी खुशनुमा कर सकती है, तो उस प्यार के साथ जिंदगी का हर पल बिताना कितना खुशगवार होगा। अपने ही ख्यालों में डूबी मैं भूल ही गई थी कि फरमान ने मुझसे साथ चलने की तैयारी करने को कहा था। अचानक याद आते ही कानों में फरमान की आवाज गूंजी, हम आज रात को ही निकलेंगे। मैं बिजली की चोट बिस्तर से खड़ी हो गई। बिस्तर के नीचे खिसकाई अपनी कपड़ों की गठरी मैंने बाहर निकाली। इससे पहले कि कुछ और समझ पाती, मेरी नजर अम्मी के पुराने संदूक पर पड़ी, जिसमें अम्मी का कुछ सामान रखा हुआ था। मैंने उस बड़ी सी अलमारी से संदूक को नीचे उतारा और खोला। उसमें एक तरफ अम्मी की सिली हुई पुरानी लाल गुत्थी पड़ी थी, जिसमें कुछ पुराने गहने थे जो अम्मी के पास मेरे अब्बू की निशानी के रूप में महफूज थे। नए अब्बू को इस बारे में अम्मी ने कुछ भी नहीं बताया था। अम्मी की यह निशानी मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी गठरी के साथ उसे रख लिया। जहन में अम्मी की यादें ताजा होने लगी। अम्मी, इन गहनों को आप पहनती क्यों नहीं? अतीत के पन्ने फिर से खुलने लगे थे। मेरी गुड़िया, इन गहनों को मैंने तेरे निकाह के लिए महफूज कर रखा है। अम्मी की वो सारी पुरानी यादें ताजा हो रही थी, जैसे मेरी आंखों के आगे यादों का कोई वीडियो चल रहा हो। फिर नजर अम्मी के निकाह वाले उस लाल जोड़े पर पड़ी, जिस पर जरी का बारीक काम हुआ था। ये भी मेरे अम्मी की मेरे अब्बू के साथ निकाह की ही निशानी था। कितना पसंद था अम्मी को यह जोड़ा। जब भी पहनती नई नवेली दुल्हन सी लगती। कितनी बार तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, इसे पहनकर तो आप हूर की परी लगते हैं। और वह मेरा माथा चूम लेती। जिस दिन तेरा निकाह होगा मेरे लाडो, यह जोड़ा तुझे दे दूंगी, कहकर वह हमेशा हंस देती। मैंने वह जोड़ा संदूक से बाहर निकाला। ऐसे लगा जैसे अम्मी खुद मुझे वह जोड़ा पकड़ा रही हो। मैंने उस जोड़े पर धीरे धीरे से अपना हाथ घुमाया और उसे सलीके से एक तरफ रख दिया। फिर ध्यान उसके भारी दुपट्टे पर गया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस दुपट्टे को खोलकर ओढ़ लिया। नजर सामने आईने पर थी। अरे, जिस दिन मेरी बच्ची है ना ये जोड़ा पहनेंगी, उस दिन देखना ऐसा लगेगा जैसे जन्नत से कोई अप्सरा उतर आई हो। कहते हुए अम्मी का हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया। मैं आईने में अपने आप को देखकर ही मुस्कुराने लगी। फिर अचानक से मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन आज ये नमी किसी गम की नहीं थी, खुशी की थी। उस खुशी की जो मेरी जिंदगी में दस्तक दे रही थी। अचानक दस्तक की आवाज तेजी से कानों में बजने लगी, जो मुझे मेरी कल्पनाओं से हकीकत की दुनिया में वापस खींच लाई। दस्तक की वह आवाज बाहर दरवाजे से आ रही थी, जिसे सुनते ही मेरा मन घबराने लगा। मैंने फटाफट अम्मी का वह दुपट्टा उतारा, अपनी गठरी, अम्मी का संदूक, सब चीजें गोल मोल कर बिस्तर के नीचे खिसका दी। फिर एक नजर कमरे पर डाली। अब कमरा बिल्कुल ठीक लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी 4 बजा रही थी। अपना दुपट्टा संभालते हुए मैं बाहर की तरफ भागी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं खुद से ही सवाल करने लगी। फरमान ही होगा। वह मुझे कह गया था कि आज रात हम निकल जाएंगे। शायद सोचा होगा कि उस हैवान के आने से पहले ही इस घर से फरार हो जाए। लेकिन अगर फरमान की जगह कोई और हुआ तो? मैं सोच में पड़ गई। लेकिन फिर लगातार ठक ठक की आवाज सुन मैं भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और फिर मिनट भर के लिए रुकी। एक गहरी सांस लेकर मैंने अपना दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोल दिया। सामने नए अब्बू के रूप में वही वहशी दरिंदा खड़ा था। मेरा दिल बहुत डर गया, धड़कन थम गई। उनके चेहरे पर गुस्सा तमतमा रहा था। उसने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या बात है? कौन से नए शौक पाल लिए हैं? आजकल दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगता है तुम्हें? मेरी नजरें अभी भी गली पर टिकी थी। मैं शायद उनके पीछे खड़े फरमान को ढूंढ रही थी, जो हमेशा आते हुए उनके पीछे पीछे चलता है। लेकिन आज फरमान साथ घर वापस नहीं आया। कहाँ रह गया होगा? अभी मैं सोच ही रही थी कि वह फिर से बोला, कौन से खसम का इंतजार कर रही हो? उसकी बात सुनते ही मैं अंदर की ओर चल दी, ताकि उसको कोई शक ना हो। फिर भी वापस एक बार मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दिल को कुछ समझ नहीं पा रहा था। दिल तो चाहता था कि उससे पूछ ही लूं कि आज फरमान कहाँ रह गया। हर रोज तो आपके साथ ही चला आता है, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वह नहीं आया? लेकिन पूछने जैसी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप आज इतनी जल्दी? बस इतना ही बोल पाई। जल्दी आऊं या आधी रात को, मेरी मर्जी, मेरा घर है। अब क्या अपने घर में ही आने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस मन महसूस कर रह गई। एक बार दरवाजे पर चिटकनी लगाने के बहाने फिर से दरवाजे की तरफ गई और गली में एक नजर दौड़ाई। अब कहाँ मर गई? हाथ पैर कौन धुलाएगा? उसकी आवाज पीछे कानों में पड़ी और मैं दौड़ती हुई उसकी तरफ वापस आ गई। पानी का लोटा उठाकर उसमें पानी भरा, उसके हाथ धुलवाने लगी। आज मेरी तबीयत नासाज है, खाने में कुछ हल्का बना देना, कहकर वह वही आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। शायद कल की दी जमाल घोटे की गोलियों ने अभी तक अपना असर दिखाना बंद नहीं किया था। उसका चेहरा भी उतरा उतरा सा था। जी कहकर मैं रसोई की तरफ तो चल दी, लेकिन मेरा ध्यान 10 जगह घूम रहा था। कहीं इस आदमी को कुछ भनक तो नहीं लग गई जो इतनी जल्दी घर चला आया? कहीं इसने मेरी बांधी हुई गठरी देख ली तो मैं क्या जवाब दूंगी? कहीं से मेरे और फरमान के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी कौन बताएगा इसे? लेकिन फरमान अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं इस हैवान ने फरमान के साथ कुछ... हाय अल्लाह, ये मैं कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। शायद किसी काम में फंस गया होगा, आता ही होगा। मैंने झरोखे से बाहर नजर डाली। वो खटिया से उठने की कोशिश कर रहा था, शायद अंदर जाने वाला था। उसके अंदर जाने के ख्याल से ही मेरा दिल डर गया। मुझे ध्यान आया कि माँ की सुर्ख जोड़े वाली चुनरी तो मैं वहीं छोड़ाई हूँ। अगर उसकी नजर इस पर पड़ गई तो? सोचते ही दिल दहल गया। कहीं अब मेरे कमरे में तो नहीं जाने वाला? अगर इसने मेरा बांधा हुआ सामान देख लिया तो?
कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इस घर से भागने की तैयारी कर रही हूँ? अब क्या होगा? सोचते ही मैं आटे सने हाथों के साथ ही बाहर भाग गई। दिल में भरे डर और मन की तेजी में मैं यह देखना ही भूल गई कि वह गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था। मुझे अपने पीछे आता देख उसके कदम रुक गए। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी घबराई हुई नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरी हकलाहट शायद उसे कुछ बता रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे घूरते हुए देखा। कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? उसके ऐसे पूछते ही मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दुपट्टे के एक सिरे को घुमाते हुए कहा, जी जी नहीं, मैं तो बस पूछने आई थी कि आप रात के खाने में खिचड़ी लेंगे या चपाती। मुंह में जो आया बस बोल दिया। उसकी नजरें मुझे शक से घूर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसके गुस्ल खाने के अंदर जाते ही मैं अपने कमरे की ओर भागी। अंदर जाकर मैंने सबसे पहले उस शुष्क भारी भरकम दुपट्टे को सलीके से तय लगाया और अपनी गठरी के साथ बिस्तर के नीचे रख दिया। मन में एक अनजाना सा डर हावी होता जा रहा था। कमरे से बाहर निकलने से पहले फिर से बिस्तर के नीचे अपनी गठरी को देखा और उसे थोड़ा और अंदर खिसका दिया ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। फिर बिस्तर की चादर को थोड़ा और नीचे की ओर फैला दिया। मन में पल रहा डर बढ़ता जा रहा था। बार बार नजर दरवाजे की ओर जा रही थी। फरमान का कहीं कुछ भी पता नहीं था और उसके बारे में पूछ पाने की हिम्मत तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चुपचाप रसोई घर में आ गई। शाम गहराने लगी थी और उसके साथ साथ मेरा डर भी। आखिर कहाँ रह गया होगा? उसे मालूम है उसके बिना यहाँ मेरी हालत कैसी होगी। फिर भी नहीं आया। सूरज ढल चुका था। शाम गहराने लगी थी। आसमान में सितारे निकल आए थे, लेकिन फरमान का कोई कुछ पता नहीं था। दिल किसी भयानक डर की आहट देने लगा था। जल्दी खाना लगाओ, वह आदमी फिर से मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। लेकिन आज जैसे मुझे उसका चिल्लाना सुनाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस फरमान के ख्यालों में खोई हुई थी। आज रात खाना मिलेगा भी या नहीं? उसने रसोई का दरवाजा पीटते हुए कहा। बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसकी आवाज सुनते ही मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। खाना? लेकिन अभी तो फरमान घर भी नहीं आया। हर रोज तो वो दोनों साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, तो आज क्या हुआ? सोचते हुए मैं चिरमई से हाथ धोने के लिए पानी डाल उस आदमी के पास रखने को चल दी। बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने उसे पूछ ही लिया, आज मेहमान की थाली नहीं लगानी है? मेरा इतना कहते ही वो गुस्से में लाल हो गया। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम्हें मेहमान की पड़ी है। वो मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। 2 दिन की ढील क्या मिली? बहुत उड़ने लगी हो। लगता है आज तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि मैं दरवाजे की ओर बढ़ती, वो फिर से मुझ पर चिल्लाया, जाकर थाली लगाओ। मन मायूस था। ऐसा लगा आंखों में झिलमिलाते सपने टूटने लगे थे। ऐसा लगा मानो फरमान ने मुझे धोखा दे दिया। कितने विश्वास से विश्वास दिलाया था उसने कि मैं हूं ना, तुम्हें इस नरक की दुनिया से आजाद करवा कर ले जाऊंगा। लेकिन क्या वह भी इस निष्ठुर दुनिया की तरह धोखेबाज निकला? आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो नदियां बन बह जाना चाहता था। लेकिन मजबूरी भी इतनी थी कि दिमाग उसे यह करने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। जहां जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, एक धोखा और सही। दिमाग फरमान को धोखेबाज ठहरा रहा था, लेकिन दिल यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। उस वक्त मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। कदम रसोई की तरफ चुपचाप बढ़ गए। वह आदमी दरवाजा खोलने चल दिया। इससे पहले कि मैं टूट ही जाती, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखी। जैसे ही इस आदमी ने दरवाजा खोला, सामने फरमान खड़ा था। दिल और दिमाग की उस जंग में दिल की जीत हुई। मेरा प्यार सच्चा था, धोखेबाज नहीं, मैंने अपने आप से कहा। उसके बारे में